हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद न रख। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सभी के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, और अगर आप जुड़े हैं पहली बार तो स्वीकार करें मेरा नमस्कार। और सुबह इस प्यारी प्यारी सी सुबह में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं 10 जनवरी 2022 के मॉर्निंग से ईवीएस के। लगातार ये सीरीज जारी है और मैंने कमेंट सेक्शन में भी बता दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आपको कोई भी अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो आप आराम से जोड़ सकते हैं हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। होप सो मेरे ऑडियो वीडियो क्लियर होगा और सभी को मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा होगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, ये मेरी उम्मीद है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के, बिना इफ बट। पहला प्रश्न आपके साथ। मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ interdependency of things in which environment, in the environment, using example from the community. Which of the following example is the best suited for explain this concept? यानी श्री सुहास हैं समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता, यानी पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, यानी एक चीज दूसरी चीज पर कैसे डिपेंड, इसको समझिएगा। पारस्परिक निर्भरता कैसे डिपेंड है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा खेतों में जब जानवर घूमते हैं, भैंसें घूमती हैं, तो कोई आते हैं और उनकी आंख में से कान में से उनकी ढीढ़ निकाल के वो खाते हैं, उनको टेस्टी लगता है, इससे दोनों को फायदा होता है ना। तो ये पारस्परिकता में क्यों, उसका कान साफ हो जाता है, उसका पेट भर जाता है। तो ये पारस्परिकता है, एक दूसरे को निर्भरता है एक दूसरे की, तो कभी किसी के लिए नुकसानदायक, किसी के लिए फायदेमंद हो जाती है। तो सुहास साहब ने कहा इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको लगता है कि वो पारस्परिक संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपने कहा सीवेज नाली। देखिए सीवेज नाली जो है वो पारस्परिकता में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि सीवेज नाली एक निर्जीव चीज है, और जब पारस्परिक निर्भरता की बात करें वो सजीवता पर बात करेंगे यहां पर। ओके, चाय की दुकान, क्या बात है, सुबह सुबह प्यारी सुबह और चाय की प्याली के साथ हो जाए तो बात ना बन जाए, लेकिन वो चाय की प्याली मिल जाए विद घर वाली तो बात बन जाए, लेकिन अगर नहीं हो घर वाली तो कहाँ मिलेगी चाय की प्याली? आपको जाना पड़ेगा पड़ोस वाली दुकान पर, पीनी पड़ेगी चाय। और वो बोलेगा भाई सब 10 रुपए की चाय है। अब उससे क्या फायदा हुआ? चाय वाला आपसे 10 रुपए लेगा और आप उसकी चाय पियेंगे, तो ये निर्भरता है कि आप पैसे दे करके निर्भर हैं उसकी चाय पर, चाय पी सकते हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो चाय की दुकान बिल्कुल सही है इस सवाल का समाधान। आपने दिया है जवाब, चाय की दुकान, एकदम सही बात है। बढ़ते हैं आगे, एक और बात और एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नया प्रश्न क्या है। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाकने, पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पाया जाता है? वेयर नेफ्थनी जिसको बोलते हैं, वैसे वेयर इज द प्लांट फाउंड विच ट्रैप एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। तो ये शायद मुझे पता है, सबको पता है, एक ही जगह मिलता है ऐसा पौधा हमारे देश में, और वो देश में हमारे किस राज्य में मिलता है? और आप सबको पता है वो मिलता है मिजोरम में। मिजोरम में घटपर्णी पौधा, निपैथनीस इसको बोल देते हैं, है ना। तो ये पौधा मिलता है वहां पर, और ये पौधा मैंने आपको शायद दिखाया भी था, फिर भी एक बार दिखा देता हूं। ये इस तरह का पौधा होता है, जैसे इसमें चूहा गिरा तो ये इसके प्रकार है, और इसमें गया और खत्म, चूहा आया खत्म, वो चूस देगा पूरा। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का होता है, जैसे मेंढक की बात कर रहे थे, तो मेंढक यहां पर गया पौधे के पास और ऐसे पहुंचा और तुरंत उसने फट अपने आप को बंद किया और मेंढक अंदर बंद, और जब तक मेंढक का खून ना चूस लेगा, पूरा तरह से ना खा लेगा, तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। प्रणाम है सभी को। गौरव कैसे हैं? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? तो भाई बात समझ में आ रही है ना, क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? घटपर्णी पौधा मेघालय। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते थे? और ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर, 2 दिन पहले की क्लास में। व्हाट्स द नेम ऑफ द वुमेन वेट लिफ्टर? और वो भी वेट लिफ्टर की बात हो रही है। हु हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? और शायद ऐसा सवाल अगर आपको आईवीएस से मिल गया इस बार, तो भला कौन छोड़ेगा उसको? क्या नंबर कमाएंगे? मुझे तो लगता नहीं नंबर कमाएंगे। और अगर सवाल समझ में आएंगे तो भैया लाइक कहां से आएंगे? देखो दिखा देते हैं। तो इनमें बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। वाहिदा प्रिज्म जो है, इनका नाम पूरा वाहिदा प्रिज्म खान है, इनको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। वाहिदा प्रिज्म खान को कौन कौन जानते हैं? वाहिदा प्रिज्म खान जी को कौन कौन जानते हैं आप में से?
बता देते हैं। ये हैं, पहले इनको समझा देते हैं। वाहिदा प्रिज्म खान 1972 में पैदा हुई, एक भारतीय नौसैनिक सर्जन है। 2006 में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहली भारत की महिला है और भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला थी ये। ठीक है ना, इनका नाम था, बिल्कुल सही पहचान, जानते हैं ना, बहुत बढ़िया, हम सबको जानते हैं, बहुत बढ़िया सीमा। तो इनका नाम समय वाहिदा प्रिज्म खान इनका नाम है। इसके बाद आती हैं हमारी बछेंद्री पाल, आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं और भारत की पहली बेटी जो गई थी पर्वतारोहण पर, पर्वतारोही बनी और उन्होंने 1984 में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला आई थी। 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आप जानते हैं जी। इसके बाद हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। तो भारत की मूल की दूसरी ऐसी महिला है जो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला जी के बाद। तो मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहर 50 घंटे और 40 मिनट के साथ एक स्पेस वॉक किया, जो उसका रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा नहीं किया है। तो ये कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष थी, यात्री थी। ठीक है, नंबर 2। नंबर नेक्स्ट, आप जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता, कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने हमारे भारत का नाम रोशन कराया था और हमें दिलाया था एक मेडल, जिसमें भारत ने बहुत कुछ किया उस पहली बार गेम में जब मिला ओलंपिक में। तो 1 जून 1975 को सेवानिवृत्त भारतीय उत्तोलक हैं ये, 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 19 सितंबर 2020 को मल्लेश्वरी ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच राउंड में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क राउंड में 130 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक कांस्य से पदक जीता था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। 1995-96 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी पुरस्कार की वो प्राप्त करता है। 1999 में उन्हें नागरिक द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और 1994 में उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। तो सारे अवार्ड लेकर वो बैठी और साथ बता दें 29 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मिल गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं उनका नाम, जिन्होंने 29 मेडल जीते हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से आप पढ़ते जा रहे हैं और मुझे भी आपकी बात अच्छी लगती है जब आप समझते हैं, बहुत बढ़िया। तो लाइक करते रहो भाई, लाइक करने में कंजूसी ना हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे। तो निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। जो मान लिया आप ग्रुप जाते हैं, माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, ग्रुप होता है, तो ग्रुप लीडर की इनमें से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये नया प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल पहले नहीं पूछा गया है। कि माउंटेनियरिंग स्कूल तो पूछा गया था कहाँ, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि भाई उत्तरकाशी वाला पूछा गया था ना स्कूल जो है, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि ग्रुप लीडर की क्या चुनौतियां होती हैं। तो ग्रुप लीडर कौन कौन सी चुनौतियों को निभाते हैं। पहला, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, पहला ऑप्शन। मैं इसमें राइट सही नहीं लगाऊंगा, अभी सिर्फ आपसे पूछूंगा क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। इसके साथ उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ग्रुप लीडर का मतलब रोकना नहीं होता है, उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है, हर कोई आदमी नहीं बढ़ सकता आगे, हर कोई आदमी चाहता मैं ना जाऊं, लेकिन ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बता दूं, ग्रुप का लीडर यहाँ आगे नहीं चलता, वो कहीं भी चलेगा, अगर वो पीछे भी चलेगा, क्योंकि अगर किसी भी आपके पर्वतारोही जो आपके ग्रुप में है, जो टीम में है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको खाने का अरेंजमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप लीडर को चुनाव किया जाता है। ये आप शायद जानते होंगे। बहुत बढ़िया, ग्रुप के पीछे चलता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पीछे चलता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो सबको देख पाए, क्योंकि पहाड़ पर पीछे चल के देखना मुश्किल हो जाता है। तो उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना ये भी गलत है। सामान उठाने में, बिल्कुल सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, और जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना, और ग्रुप के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो मैं लगा दूं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तो शायद आपको पता लग चुका होगा कि सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी ही है, और आप लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव करके इस सवाल को धन्य कर दिया है, कृतज्ञ कर दिया है। और लाइक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात, ओ माय गॉड, कैसे करेंगे आप, कैसे बनेगी बात अगर ऐसे चलेगी बात, कैसे मास्टर जी को होगा मोटिवेशन। बनो लीडर और लाइक करते रहो। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब उस पर हम फूंक मारते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जनरल वे में आपने देखा भी होगा कि भाई अगर हम बात करें, मैं सपोज कर कॉफी पीता हूं तो क्या करते हैं, मैं एक्शन दिखाता हूं क्योंकि प्रैक्टिकल जरूरी है, आप भी करते होंगे। आपने कप लिया हाथ में और क्या करते हैं, जैसे चाय पी, फिर पिएंगे,
फूंक मारते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना, तो ये क्या रीजन है, क्यों करते हैं ऐसा, आखिरकार हमें करने की क्या जरूरत है इसकी, देखते हैं। तो उससे हम फूंकते हैं, पानी में एक भरी बोतल और खाली बोतल पानी में फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुण के टुकड़े रखकर देखना है कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। और भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए, सभी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रयोग करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा आप थोड़ी देख सकते हैं बच्चे के पेट में जाके, है ना। इसी से ठंडा होता है उसी से गर्म, हाँ याद आया ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अरे क्या बात है। तो समझना कि गर्म चाय का प्याला ठंडा क्यों है, क्योंकि हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, हमने एक चैप्टर में पढ़ा ना इंग्लिश में, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो क्या है, आप जब इसमें फूंक मारते हैं तो आपकी जो हवा निकलती है वो पर्यावरण में मिलकर ठंडी होकर इस पर लगती है, जिससे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और वो टेम्परेचर कम करने का काम करती है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त करने का, तो सबसे अच्छा तरीका होगा ऑप्शन नंबर 1, वो उसी से ठंडा कर दो उसी से गर्म कर दो। बहुत ही बढ़िया जवाब आपकी तरफ से मिलता है, तो एक अच्छी फीलिंग यहां पर आ जाती है। ए एकदम सही जवाब पकड़े हैं आप, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, बड़े बड़े सवाल हैं थोड़े से। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। व्यस्त बिजी विद्यार्थियों का, बिजी एक्टिव लर्निंग में पिछले 50 वर्षों में किए गए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करना, पहला ऑप्शन। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करते रहना कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई इस काम को करो, तो दूसरा, इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी शाम पर से उतारें। देखो अगर सक्रिय की बात करते हो, एक्टिव की बात करते हो, लिखी हुई चीजों को उतारना सक्रियता नहीं होता, तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल गलत कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ वो चैप्टर है ना, बात समझ में आया? हाँ आगे बढ़े, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके समक्ष एक और, वो क्या है कि पाठ्य पुस्तक के विभिन्न स्थापत्य शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरणों को सूचीबद्ध करना। देखो यहां पर बात हो रही है सूचीबद्ध करना, आप पढ़ने के बाद सूचीबद्ध करेंगे, अगेन इट्स ए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क, इट्स नॉट ए, हाँ उदाहरण नहीं सक्रिय टीचिंग का, कि एक्टिव टीचिंग का नहीं है कि एक्टिवली आप बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखिए अंतर के कारणों को पहचानना। हाँ जब बच्चों को आप बोलेंगे ना कि अंतर पहचानो, कारण पहचानो, तो आप आसानी से, हाँ 120 पूरा टारगेट है। गुड मॉर्निंग सुरजीत, कैसे हैं, तो आप इनको आसानी से पहचान पाएंगे। जी बात समझ में आ रही है जी, क्लियर है, बात समझ में आई। बढ़े आगे, चलो तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके तो चलो भाई आगे देख लेते हैं, और यहां पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 लगा दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, जवाब होना चाहिए सही, गलती नहीं है आपसे और हमें उम्मीद है। तो लेट्स सी देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है और चीजों को आप कैसे समझ लेते हैं। ओके चलो भाई, फाइंड लव अभी ढूंढेंगे, मैंने ढूंढने के लिए भेज दिया है किसी को। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। अब एक पक्षी का लक्षण आपको दिखाए गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो ये जवाब होगा मोर, बसंत गोरी, बीवर पक्षी, शक्कर खोरा। क्या होगा जवाब आपकी तरफ से, देखेंगे हमें मिलेगा आंसर तेजी के साथ। और शक्कर खोरा ये मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, और हम देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और जवाब बहुत सिंपल है और आपने कहीं सब जानते हैं इसको, कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है, मोर, पिकॉक, है ना, जानते हैं ना सब। देखो कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको पहचानो, मैं नाम नहीं लिखा हूं इस बार। ये बताओ इनमें से कौन सा पक्षी है, ये पक्षी कौन सा है, आप इसका नाम बताएंगे। स्क्रीन पर कोई पक्षी का नाम रख रहा हूं मैं, बताइए पक्षी कौन सा है जो आपके समक्ष है। और यहां पर जो पक्षी आपके समक्ष रखा हुआ है, ये बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मैं इसकी एक्सप्रेशन देता हूं, बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। और मादा जो पक्षी होती है, इसकी मादा जो होती है, जो मेहरारू होती है इनकी, वो क्या करती हैं, वो अपनी पसंद का घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती हैं। और इसका जवाब क्या होगा, बीवर पक्षी। क्या बात है, इसलिए मैं इसका नाम हटा देता हूं, बीवर पक्षी की सूक्ष्म विशेषता ही है। इसके बाद देखो ये तो बसंत गौरी है। बसंत गौरी क्या करती है, बसंत गौरी क्या करती है, वो
तने में, पेड़ के तने को फोड़ करके उसमें अपने अंडे बनाती है, उसमें रहती है। इसके बाद आता है शक्करखोरा। ये किसी टहनी से लटका हुआ अपना घोंसला बनाता है। इसमें बड़े आरामदायक स्थिति में रुई वुई रख करके आराम से आलीशान सेज लगाकर सोता है। इसको शक्करखोरा बोलते हैं। इसके घोंसले इस तरह से लटके होते हैं और ये एक सिंगल घोंसला इसका दिखा देते हैं आपको। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्र पक्षी, बहुत ही सुंदर और सुशील और देखने में इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल। हाँ, आगे जानते हो कर देगा क्या, वो तो आपको पता होगा। तो देखो ये है मोर, ये है इसकी दुम पर पैसा नीला नीला, इतना खूबसूरत पक्षी, इसलिए इसको राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला है। और इस पर बहुत सारी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन भी शायद मैंने बताई थी कि वेदांग ज्योतिष ने कहा कि जैसे मयूर के सर पर मुकुट शोभायान होता है, सर्पों के सर पर मणि शोभायान होती है, उसी तरह से गणित का स्थान विज्ञान में है ना। ये मैंने आपको पहले पढ़ा हुआ है, तो बात समझ में आ गई। तो मोर इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल भी बनाया था, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, फॉर दिस क्वेश्चन एम्बिग्यूटी इज फाउंड द क्वेश्चन। और जिसने ये क्वेश्चन शायद मैं भूल गया रखना, ये रख दिया मैंने, इसका मैं बाद में रख दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपत्ति थी। इसमें 2 और 3 दोनों ऑप्शन को सही माना गया था। क्वेश्चन शायद आगे हो या छूट गया हो, मैं देखूंगा, अभी शायद छूट गया है, कोई बात नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी, ये मैंने कल भी बताया था कि भाई आपको समझना है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। तो गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेगा कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। यदि आपके माता पिता में 1 से 1 को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। हम कोविड से बचाव के लिए मास्क बचाव के लिए मास्क उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए क्यों नहीं करते। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है, और बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं। तो यहां पर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन एंडेड थिंकिंग समझनी पड़ेगी। और अगर आप ओपन एंडेड थिंकिंग समझ जाएंगे तो सवाल बन जाएगा। और आपने कहा है ऑप्शन नंबर, क्योंकि कल भी कोविड वाला सवाल आया था ना, आपने कल भी पढ़ा था कोविड वाला सवाल, है ना। तो ये कोविड वाला सवाल नहीं है। आप समझो सवाल को, संचारी और गैर संचारी, जो क्या होता है संचारी हो, और जो देखो संचारी और संचारी मतलब जो कम्युनिकेबल है। सर्दी जो है वो कम्युनिकेबल है, क्योंकि आप छींकोगे दूसरे के मुंह पर जाकर तो उसको क्या हो जाएगा, उसको भी जुकाम हो जाएगा, ऐसा हो जाता ना। लेकिन मधुमेह ऐसा नहीं है, वो गैर संचारी है। वो मधुमेह जिसको हो गया वो दूसरे वाले को आदमी नहीं होगा, है ना। तो कोविड में बस मास्क नहीं लगाना, क्योंकि सामान्य सर्दी में आप झेल पाते हैं, और वहां पर कोविड-19 में मास्क, दोनों ही कम्युनिकेबल हैं, दोनों ही विषाणु से चलती है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर, ना ही ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे, क्योंकि मधुमेह जो है वो संचारी नहीं है कि भाई सर्दी तो आप कहीं छींक दिए खांस दिए तो आपको दूसरे को हो जाएगी। मधुमेह से करके डायबिटीज वाला कोई शुगर वाला आदमी आपको मिल गया तो आपको उसने छू लिया तो आपको भी शुगर हो गया, नहीं होगा ना। तो राइट ऑप्शन सी। समझते चलो और लाइक करते चलो और बच्चों की संख्या बढ़ाते चलो। कम दिख रहा है मुझे आज भीड़। चलो, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, यानी दिल्ली और कोलकाता, आप जानते होंगे हालांकि प्रश्न में दिया हुआ भी है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता किस दिशा में होगा। और मैं आपको जो ना एक पूरा मैप वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर में उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, वो भी बताऊंगा। ओके, तो देखिए इसका जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से, और हमें पूरा विश्वास, हमें पूर्ण है विश्वास, मन में है विश्वास, आप देंगे सही जवाब। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन मुझे ए मिल रहा है यहां पर कि सर उत्तर पूर्व होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, आप जैसा चाहें भाई, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। और देखेंगे भारत की राजधानी, और ए ऑप्शन मिल रहा है। चलो देख लेते हैं, एक बार नक्शा देख लेते हैं। भारत की राजधानी है दिल्ली, ये रही, और दिल्ली से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल यहां पर है, जिसको बोलते हैं यहां पर कोलकाता। तो अगर भी यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कलर चेंज करके लाइन ड्रॉ होगी जब भी दिखेगी आपको। अगर मैं यहां से कलर चेंज करता हूं, यहां से लाइन खींचता हूं इस तरफ को ऐसे, तो ये इधर आएगा ना। और ये क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये होता है उत्तर, है ये उत्तर होता है, और ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम, इधर वाला। तो मुझे बताओ ये वाला कौन सा हुआ, ये तो दक्षिण पूर्व हुआ ना। तो आप कौन सा जवाब दे रहे हो भाई, क्या सवाल पूछा मैंने पूछा नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता, नहीं दिल्ली से कोलकाता किधर है, तो दक्षिण पूर्व होना चाहिए ना आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर ए क्यों दे रहे हो, ओ माय गॉड, ना गलत, सबका गलत है भाई, ये सबका गलत हो गया है। ये तो बिजली गिर गई सुबह सुबह, कैसे करोगे, ऐसे करोगे तो पेपर में कैसे करोगे, क्या मेरा नाम ऐसे ही उछाल के आओगे ऊंचा करके, हैं
क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो ऐसा जवाब दे रहे हो सुबह सुबह? क्या मेरे लालन पालन में को कमी रह गई? इतना समझाया था मैंने, लाख समझाया समझ ना आया है? मैंने कितनी बार समझाया था आपको कि सापेक्ष पढ़ना सीखो, कहां जाते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या है? दक्षिण पूर्व इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बात समझ में? आगे बढ़े जी। अब बनो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो बनाऊंगा संडे में क्लास रखूंगा, स्पेशली सिर्फ मैप के क्वेश्चन उसमें होंगे और मैप को कैसे रीड करते हैं तो आप सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना? डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, लाइक करते चले, प्यार बांटते चले। दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब है। ठीक है ना? ऐसे तो पढ़ते हो मैप को, ऊपर होता है उत्तर, जिधर आपका मुंह होता है उधर उत्तर, उसके पीछे दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। बस आप ऐसे समझ लो, अपने आप समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक और सवाल, शाहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करने आया। आपके कहने का मतलब है, करते हुए कहता है, आपके कहना का मतलब है यहां कोई राही रास्ता है, यहां कोई नहीं रहता है। उजबारा, यहां भी लोग रहते हैं, ऐसे उजियारा नाम होगा इसका। उजबारा कहते ही है यहां भी लोग रहते हैं, ब्राजील और यहां अर्जेंटीना आता है। शामीर, क्या वहां पर लोग उल्टा खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं? जैसे मैंने, इसका मतलब यह समझिएगा, ये भारत के लोग अगर यहां खड़े हैं तो अर्जेंटीना के लोग इसके विपरीत होते हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है। शामिर, क्या यहाँ के लोग उल्टे खड़े हैं? हम ऐसे खड़े, हमारे उल्टे खड़े हैं, वो गिरते क्यों नहीं? स्रोत है इस प्रश्न का एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण शामिर की गलतफहमी को दूर करेगा? सवाल अच्छा है। ये इस तरह से जो मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए तो आपको दिए ये दो। भाई इस पेपर में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन है, एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से साथ गिराया जाए, देखिए कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा होता है। देखो, अगर आप एक पंख और एक गेंद को भेजेंगे दोनों, अभी जो है आप दोनों चीज को डालेंगे तो एक हल्का एक भारी है, तो पृथ्वी सबको अपनी तरफ खींचती है लेकिन दोनों को नीचे खींचेगी। उसने क्या कहा है, गुरुत्वाकर्षण में लोग कैसे टिके हैं? भाई वो इधर वो इधर, वो गिरने की बात नहीं कर रहा, टिके कैसे हैं, बात यहां पर चल रही है ना। दूसरा, ग्लोब के निचले हिस्से में पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों को पिन से देखिए, दक्षिण गोलार्ध, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्लोब के हिस्से में पिन चिपका देंगे ऐसे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने पिन लगा दी और ग्लोब को घुमाया तो ग्लोब मूव तो गिरेगा थोड़ी, वो पिन अपना ऊपर आ जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं आइडिया कि जैसे ये पृथ्वी घूमती है, हर किसी आदमी को लगता है कि मैं इसकी ऊपरी सतह पर हूं। बात समझ रहे हो? हर किसी व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं इसकी ऊपरी सतह पर हूं, मैं इसके नीचे नहीं हूं। तो यहां पर पूरी पृथ्वी पर सब लोग यही फील करते हैं कि भाई मैं इसकी ऊपरी सतह पर। तो अगर उसको पिन गाड़ दोगे तो जब आप उसको ऊपर लेके आओगे, उसके एंगल से घुमा के देखोगे तो वह व्यक्ति भी ऊपर होगा, हम नीचे होंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। और अगर आप बी ऑप्शन की बात करें तो आपके लिए तालियां हैं। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब मिलते हैं तो बात बन जाती है और सारे सवाल आप करते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई इसी तरह से आपके सवालों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, उत्तर पे दमदार तरीके से एंट्री होनी चाहिए और लाइक की बरसात नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। चलो एक और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है? आप जानते हैं ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन होती हैं व्यक्ति के अंदर, है ना, 5 सेंस होती है ना। कौन सी? एक नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ टेस्ट के लिए, स्किन ठंडा गर्म महसूस करने के लिए, और कुछ बचा आंखें, ये आंखें देखने के लिए। तो ज्ञानेंद्रिय के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। यानी जैसे बच्चा बताया जाता है कि भाई आप अपनी ज्ञानेंद्रियों की बहुत अच्छे से सुरक्षा करो, क्या ऐसा कुछ करेंगे बच्चे? तो देखो, मुझे तो लगता नहीं कि इस, अगर आप बात करते ज्ञानेंद्रिय के शैक्षिक उद्देश्य के लिए बालक किस काम को करेगा। हाँ, वो मैंने कर लिया, पढ़ लिया, मैंने कर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे नए साथी मेरे साथ जुड़े हैं और ये सब आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, इसी तरह से बने रहेगा तो भाई हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। हम विद्यार्थियों को एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार काम करती है। क्या करेंगे, आप 3 पशुओं को लेंगे, उनके बारे में दिखाएंगे, इसके कान कैसे काम करते हैं, इसकी नाक कैसे काम करती है, क्या सही होगा। और बेटर देख लेते, क्या पता हमें कुछ और अच्छा मिल जाए। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं को, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने की बात हो रही है ना, कि भाई जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी आंख जो देख नहीं सकते वो कैसे भोजन इकट्ठा करते हैं, चींटी कैसे इकट्ठा करती हैं, जो सुन नहीं सकते वो भोजन कैसे करते हैं, सांप कैसे करता है। तो उन सबके बारे में वो ज्ञानेंद्रियों को उनके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे। और राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो जिनके आंख नहीं होती, जिनके कान नहीं होते, वो कैसे अपना भोजन ढूंढते हैं, है ना। उनको तो त्वचा भी स्पर्श नहीं होती, इसलिए सब गलत। कोई बात नहीं सीमा जी, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत जरूरत है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन बना लिए हैं आप लोगों के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं बंद नहीं होगा ये बैच, ये अंत तक चलेगा। और मैंने लगभग 20 जो है मॉडल पेपर बनाए हैं आपके लिए, जहां पर हम पर डे 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसमें से आपको देखूंगा कि आप उनमें से कितने प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है ना। वो जारी रहेगा लगातार, बंद नहीं होगा मंडे से। ओके, वहां दी में भी आ रहा हूं, डोंट वरी, आ रहा हूं जो। इज दैट क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाई को क्यों एक, देखो हमने कहा यहां पर वो विशिष्ट जानवरों का एक सूची बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप किसी एक जीव के बारे में बात नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो ना। प्रश्न पढ़ो क्या है कि ज्ञानेंद्र के लिए मापन योग्य प्रश्न क्या है, तो अब मापन योग्य सिर्फ एक पशु को थोड़ी, सेम टाइम सेम चीज वही चलेगा यहीं पर इसी टाइम। बात समझ में आ गई। तो इसलिए एक जीव पर नहीं कर सकते, इसलिए आप अन्य जीवों के, बहुत सारे जीवों को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। राइट ऑप्शन सी अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक और, ओ माय गॉड कितना आसान सवाल है। भारत में कितने राज्य हैं? भाई इस सवाल का भी जवाब किसी ने गलत कर दिया तो भाई मैं इस जहर के प्याले को पी जाऊंगा, अगर किसी ने गलत कर दिया। हालांकि जहर का प्याला नहीं है, ये पानी ही है, पर मैं बता रहा हूं आपको डराने के लिए, ठीक है ना। तो क्या चाहते हो, मैं इस प्याले को पी जाऊं? बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा कि भारत में कितने, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। और ये मैंने आपको बताया अभी तक कल भी, कितने राज्य हैं। बहुत बढ़िया, सबने मुझे जहर पीने से बचा लिया, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो आप मुझे पसंद हैं। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? राइट ऑप्शन मिलेगा आपको, भारत में राज्य 28। आप सभी जानते, पहले 29 थे। केंद्र प्रशासित राज्य कितने हैं? 8। पहले 9 थे, अब वो 8 हो गए, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है उसको दमनदीप में सम्मिलित कर दिया गया है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो समझ लेते हैं इसकी थ्योरी एक बार। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 357, 70 और 35A हटने से पहले भारत में, पहले कश्मीर को भी राज्य था ना, 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब भारत सरकार ने अगस्त 2009 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया, तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश में आ गए। और दादर और नागर हवेली और दमन दीव को एक करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में कर दी गई। तो 26 जनवरी 2020 को द्वारा दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस तरह से पूरी कहानी चली। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इस पर सवाल 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा क्या कहानी है, कब क्या हुआ। धन्यवाद कविता जी, नमस्कार। एक और सवाल, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है, दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड यूजिंग दीज प्लांट्स? डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, अडॉप्शन इन प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर और ट्रांसफर ऑफ सीड्स टू प्लांट। तो यहां पर देख सकते हैं जवाब क्या मिलेगा, और दोनों में होगा। बाइलिंगुअल होगा नेहा जी पेपर, इसलिए यहां पर भी बाइलिंगुअल है पेपर, वहां पर भी बाइलिंगुअल होगा। एंड इफ यू हैव एनी इशू इन हिंदी देन आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो, दैट्स व्हाई आई पुट बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस हियर। दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस आर गुड एंड bilingual is there, so Hindi and English all the students can do it together। और राइट ऑप्शन मुझे मिल रहा है आपकी तरफ से ऑप्शन नंबर डी, और मुझे लगता है एकदम सही। क्यों? पौधों में विविधता, पौधों में अनुकूलता। बिल्कुल, पौधों में विविधता कैसी है कि भाई जो आप गुलाब लाते हैं फूल लगते, अदरक पर फूल नहीं लगते। गुलाब ऊपर है, अदरक नीचे है, फूलों के भाग अलग अलग हैं। पौधों में बीज का स्थानांतरण ये नहीं समझा सकते आप। सीड्स को कैसे ट्रांसफर करना होगा उसको इस चीज से नहीं समझा सकते, क्योंकि पौधों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है आप जानते हैं ना। बीजों का, कभी कभी जानवर बीजों का स्थानांतरण कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था आम है, कुछ फल हैं उनको खा लेते, गोबर कहीं और जाके कर देते हैं और वहां पर जो है वो पेड़ उगाते हैं। तो यहां पर या हवा में उड़ के बीजों का परपरागण हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जी। सर हम तो इंग्लिश बोलने में कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन सुनने क्या बात है जी, ये शुक्रिया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं एक और देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। सिस्टर आज लिंक नहीं डाली ग्रुप में, अरे कौन सी बहन ने नहीं किया है ग्रुप में का लिंक, जल्दी से करो शेयर, बच्चे कम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? अब संरचनावादी की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। हमने कल भी बताया था जो चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड है और वो क्या है, मैन मेड, यानी वो कृत्रिम रूप से बनी हो, ज्यादा इंपैक्ट पर डालेगी, ना कि प्राकृतिक रूप से।
जन्म देने वाले और अन्य निष्पेक्षण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो यानी जो बच्चे जन्म देते हैं, जो अंडे से बच्चे निकलते हैं, उन पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफिक शो करें बच्चों के लिए, तो वो अच्छा है। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन को पहचान करें। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना। नदी में पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। अब इसमें सबसे ज्यादा संरचनावादी कौन सा है? मैंने बताया ना अभी आपको, आप ये कोशिश करें कि जो आंसर आप देने वाले हैं ना, वो क्या हो, वो प्राकृतिक से अलग हो। ये आपका एक गुरु मंत्र इस प्रश्न के लिए। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं जन्म देने वाली, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं कि जन्म कैसे देते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं पशुओं के, और अंडे से कैसे निकलता है। तो यहां पर तो ये आपका संरचनावादी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो डाइवर्सिटी है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो काम नहीं कर रही है। पक्षियों की चोंच का चित्र का प्रयोग करते हुए अब ये क्या हुआ, सिर्फ आपको सारणीबद्ध करना है, ऑब्जर्वेशन है, ये ऑलरेडी हो चुका है। फूलों की कली देखकर चित्र बनाना, ये चित्र बनाना सिर्फ क्या एक ड्राइंग है जो आपने वहां से देखा यहां बना दी, ये इसमें संरचनावादी कुछ भी नहीं है। लेकिन नदी के पानी के रंग में से आपने देखा भाई इस पानी का रंग काला है, इसमें काई लगी होगी, इसमें रेत घुला होगा, तो आप इस तरह के प्रदूषकों की पहचान करेंगे तो वो एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड संरचनावादी अप्रोच में आ जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा अगर आपने दिया है सही जवाब, एकदम सही है, और आपका जवाब एकदम बढ़िया है। इसी तरह से तो बढ़ना है आगे, और शतक लगा दो जल्दी से, बच्चों के जवाब मुझे कम मिल रहे हैं, शतक होना चाहिए पूरा जी। एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नहीं रहना चाहिए कोई भी प्रश्न अधूरा। एक और सवाल है आपके समक्ष, देखेंगे क्या। चूज द टाइप ऑफ हाउस गिवन ब्लू दैट शुड बी बिल्ड बाय द पीपल्स लिविंग इन विलेजेस इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल। यानी आप उन घरों में पहचान करो, इसमें वो किस तरह के घर बना सकते हैं जिसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए, जहां बहुत ज्यादा वर्षा पड़ती है। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, सपाट छत वाले बांस के घर, मिट्टी और फूस के घर जिनमें ढालू छतें कटीली झाड़ियां की पत्थर की बनी होती है, सपाट छत वाले पत्थरे लकड़ी के घर। अब देखेंगे आपका जवाब तो मिल जाएगा सही, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं इस घर की बात करता हूं सपाट छत वाले पत्थर लकड़ी के घर, आप कहेंगे सर ये बनेंगे हमारे कहां, लद्दाख में, लेह लद्दाख में। कटीली झाड़ियों वाले घर कहां बनते हैं, जो मिट्टी के बनते हैं वो बनते हैं राजस्थान में। सपाट छत वाले बांस के घर कहां बनाते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और बांस के खंभों पर बने घर, बिल्कुल जहां पानी भरता है तो वहां ऐसे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी भर रहा है इधर, और ये बांस के खंभों पर इनको बनाते हैं तो पानी यहीं तक जा पाता है। जब पानी यहां तक जाता है तो यानी जिसमें लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और सामान खाद्य सामग्री भी सुरक्षित रहती है। तो ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं, और आपका जवाब यही सही है अगर आपने दिया है एकदम सही। असम में इस तरह के घर बनते हैं। 100 शतक पूरा। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। बात समझ में आ गई, बहुत ही खूबसूरत। एक और सवाल है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह बताओ। इनमें से कौन सा मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, उसका ग्रुप बताना है। कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू मलेरिया कोविड-19, चिकनगुनिया डेंगू HIV यानी एड्स, और मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया। तो शायद आपको पता होगा कि कितने लोगों को जो कोविड-19 मच्छर के काटने से हुआ था, शायद जानते होंगे, है ना। तो शायद अब पता है सबको कोविड-19 मच्छर के काटने से नहीं हुआ था, और HIV भी जो है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता। इनमें तो बहुत ज्यादा कुछ हाँ चले हैं प्रोग्राम जिनको आप समझते हैं। और अगर बता दें मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये है भाई साहब, इनका नाम है एनाफिलीज। मलेरिया के परजीवी का वाहक है ये। मलेरिया इससे फैलता, देख लो खतरनाक, जहां ऐसा मिल जाए, जहां मिल जाए इस तरह का मच्छर देखने को तो बच जाना इससे। यह है मादा एनाफिलीज। मैंने बताया था ना, मादा मच्छर ही काटती हैं, जो नर मच्छर है वो नहीं काटते। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता यानी आपको एनीमिया, यानी आपका जो जिसको बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाता है, और चक्कर आना, सांस फूलना और द्रुत नाड़ी इत्यादि के रोग उभर आते हैं। दूसरा मच्छर है, इसको बोलते हैं आप एडीज, और एडीज के काटने से डेंगू। ये इस तरह का मच्छर आपको जब काटेगा तो डेंगू आपको फैल जाएगा। चीते जैसी धारियों वाला मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से शरीर में डेंगू फूलता है, और यह मच्छर अक्सर सुबह के समय ही काटता है। तो मॉर्निंग में बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा। मॉर्निंग में बहुत काटता है रे बाबा, और काट ले तो डेंगू हो जाएगा। तो बचो ध्यान से, और इनके साथ बिल्कुल मत करो। हाँ अच्छा मानी, अच्छा मच्छर, क्या बात है, आपने युद्ध जीता है। मोहब्बत कोई घना बादल बना देता तो अच्छा, उस आंख की काजल बना देता तो अच्छा होता। सीटेट की ख्वाहिश मुझे जीने नहीं देती, सर आप
ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दे तो अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजा है आपके इस कमेंट से, थैंक यू वेरी मच, इस कमेंट के लिए धन्यवाद। तो देखेंगे आगे एक और बात करते, इंसानों में यह बीमारी, इसको बोलते चिकनगुनिया। देखो ये और भी खतरनाक है, देखो कैसा एंटीना से लेकर बैठा सर पे, ऐसा लगता डंक, ये रहा डंक नहीं, सर भी मार देगा। यह बीमारी चिकनगुनिया वायरस के वाहक मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर का नाम होता है एडीज इजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्स। इसका नाम क्या है? एडीज एल्बोपिक्ट नाम से पहचानते। इन दोनों प्रजातियों की मादा मच्छर के काटने से चिकनगुनिया वायरस फैलता है। डेंगू मलेरिया की तरह बहुत खतरनाक है ये, और हड्डियों में ऐसा दर्द हो जाता है आदमी चल भी नहीं पाते। जवान जवान लोग सीढ़ी को, जीने को पकड़ पकड़ के चलते हैं, है ना। तो इसको समझते हैं, बात समझ में आ गई। थैंक यू राजीव, इतने अच्छे आपने 2 शब्द कहे, उसके लिए धन्यवाद। तो ये है मच्छर, तो समझ में आया। मतलब अगर आपको चिकनगुनिया की बात है तो किससे फैलेगा? एडीज एल्बोपिक्ट से। अगर डेंगू की बात करते तो मादा एडीज मच्छर के काटने से, और अगर आपको मलेरिया की बात करते तो एनोफिलीज मच्छर से। तीनों के बारे में मैंने बता दिया, एक ग्रुप है जिसमें ये मच्छरों के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई तो मैं राइट ऑप्शन लगा दूं, ऑप्शन नंबर 4, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जवाब देते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह से देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन, आयरन किस में होता है? पालक, आंवला, गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला सेब कद्दू, सेब गुड़ खीरा, खीरा में तो आयरन बिल्कुल नहीं होता है भैया। आंवला पालक कद्दू, कद्दू में भी आयरन नहीं होता है। 2 तो खत्म हो गए, और कद्दू यहां पर भी लिखा है, कद्दू ये इसमें भी नहीं होता। तो आम किस में पाया जाता है आयरन? आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में। पालक खाने से आयरन में वृद्धि होती है ना। मतलब आप लोहे को ऐसे चाट नहीं सकते, ले मुझे मास्टर जी ने कहा है कि मैं आज मुझे आयरन चाहिए, तो टिल्लू पहुंचा और उसने जाके सीधे सीधे अपने जो घर के दरवाजे थे ना, वो जो गैलरी में बालकनी में लगी थी ग्रिल, उसको चाटने लग गया। मैं बोला क्या कर रहा है भाई? बोला सर आपने तो कहा था आयरन की कमी है तेरे अंदर, आयरन ले रहा हूं। तो भाई इसको चाटने से थोड़ी आयरन मिलेगा। तो आयरन कहां मिलेगा? पालक में आयरन होता है, आलू में भी होता है, आंवले में होता है, गुड़ में होता है। तो ये समूह जिसके अंदर आयरन होता है, जिससे आदमी या महिला दोनों ही वहां पर आयरन की कमी से जूझते नहीं है, और इनको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, रक्त आल्पता नहीं होती है। कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में प्रमाणिक कार्य क्या होगा? यानी व्हाट वुड बी द ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू ए लेसन ऑन डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स पर बात हो रही है। छात्रों को पुराना सूती कपड़ा लेने के लिए कहना और इसे फैब्रिक पेंट से फिर से पेंट करने के लिए कहना। उनके घर के लिए मोज पोश बनाना। दूसरा है यहां पर, छात्रों को स्कूल की इमारतों के चारों ओर घूमने और विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त कच्चे माल की पहचान करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को अपने डेस्क के लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना जिसमें वह कच्चा माल चुने जिसका उपयोग वो करना चाहते हैं। और छात्रों से भूमिका निभाने के लिए कहना कि धान की कटाई जैसे की जाती है और बाजरों में कैसे लगाया जाता है, बाजरे को कैसे लगाया जाता है। तो यहां पर आपके समक्ष प्रश्न है थोड़ा सा बढ़िया, और समझने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल अच्छा मिलेगा, गलती नहीं होगी आपसे, और हमें देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। तो देखो शायद आपको याद हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और नहीं बताया बता दूं। आप वो स्कूल, अरे बी ऑप्शन दे रहे हैं भाई कि बच्चों को स्कूल में, अरे भैया मुझे बताओ आपकी मैडम ने आपको क्या काम दिए थे? धन्यवाद मनोहर। आपकी मैडम ने क्या काम दिया था? आपकी मैडम कहती थी कि घर जाओ, बीएड में पढ़ा है, बीटीसी में पढ़ा है, घर में जो भी आड़ कबाड़ फेंकने वाली चीज हो ना, उनसे कोई चीज बना के लाओ। बनवा दी थी कि नहीं? कि आप क्या करेंगे, गुलदस्ता बना के लाएंगे। आपके घर में प्लास्टिक की बोतल पेप्सी की पड़ी, उनको काट के लाएंगे। और तो और लोग ये भी कर लेते थे कि अरे बेटा तेरे पापा की बोतल पड़ी होगी, उसका कुछ बना लियो, और बच्चों ने उस बोतल का भी बनाया है ना। तो यानी सभी बोतल से कुछ ना कुछ डिजाइन बना के लाते थे, करते थे कि नहीं? तो वही तो करवाने के लिए कह रही है मैडम कि भाई सबसे प्रमाणिक कार्य का कच्चा माल, तो वो क्या है? विद्यार्थियों को अपनी डेस्क के लिए एक पेंसिल, क्योंकि वो अपने लिए बना रहे हैं, और वो खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो कच्चे माल चुने जिसमें उपयोग वो करना चाहते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम खतरनाक जवाब है। बना कर दी है ना, बस तो वही तो उत्तर था पिंकी। एक और सवाल, सवाल थोड़े से बड़े बड़े से हैं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं। यह सवाल दूसरी बार है, लेकिन सवाल चेंज है। बोतल वाला सवाल कल भी था, ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधन के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस ना ही किया जा सकता? पोस्टर लगाने और दर्शाने की किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किस में नहीं?
विद्यार्थियों को साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्हें कब, क्यों, कितना चम्मच गोंद लिया। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों, और विद्यार्थियों को समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। तो यहां पर सवाल आपके समक्ष है और बहुत ही अच्छा, ऑप्शन बदले, सवाल सेम है, ऑप्शन बदल चुके हैं। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और ये सबसे किफायती तरीका इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइक लर्नर करते रहो। तो राइट ऑप्शन डी। ओ माय गॉड, क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना था। जवाब बहुत बढ़िया है माहिरा, वेरी गुड। राइट ऑप्शन डी नहीं। अरे समझो, किफायती कौन सबसे ज्यादा मदद करेगा, सबसे मदद तो यही करेगा ना, क्या, कि भाई आप बच्चों को ये बोलें कि भाई पोस्टर लगाएं, दर्शाएं। देखो पोस्टर लगाने से प्रोजेक्ट में गोंद प्रयोग किया, किसमें नहीं, ये सिर्फ गोंद की प्रयोग की बात हो रही है कि किसमें गोंद लगा है कि नहीं लगा है, तो आप इसको तो नहीं कह सकते, है ना। लेकिन अब ये हो सकता है कि विद्यार्थियों को साझा रजिस्टर कर दिया जाए जिसमें कहें कि उन्होंने कब, क्यों, कितना तो उन्हें कितना चम्मच गोंद लिया। उससे क्या होगा, आप उसके संरक्षण पर विचार कर पाएंगे। जब बच्चा एंट्री करेगा तो उसे पता होगा मैंने 4 बार गोंद ले लिया है, तो उसे अपने उन किफायती का होगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब आप शादी बारात में जाते हैं, जैसे मेरा टिल्लू एक शादी में चला गया, अब इसे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है। अब चाहे इसको कुछ बोले ना बोले, समझते रहे ना, कोई इसको बोले ना बोले, अब इसे रसगुल्ले खाने, तो ये क्या करेगा भैया, आप जानते हैं, इसका बता दूं क्या करेगा। ये गया रसगुल्ले वाले के पास, वहां एक रसगुल्ला देने वाला खड़ा था ट्रे में से, उसने 2 रसगुल्ले दिए, बोला भाई साहब, और बोला बाद में ले जियो। इसने 2 खा लिए, फिर दोबारा गया 2 खा लिए, तीसरी बार गया 2 खा लिए। अब ये चौथी बार इसको खाना था रसगुल्ला है, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्यों, अरे बार बार जाऊंगा तो यार बार बार, ये बोले कितनी बार खाएगा, ऐसा होता है ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। तो वही कंडीशन यहां पर है कि बेस्ट ऑप्शन, कल दूसरा ऑप्शन था क्योंकि वहां ऑप्शन इससे ज्यादा बेटर इंपैक्ट करता था। तो जब आपको सवाल मिलता है तो पेडागोगी के माध्यम से आपको यह ढूंढना पड़ता है उस सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है। सर्वेक्षण करके पता लगाएंगे कितने विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता। देखो ये जो आप बात बता रहे हैं कि भाई सर्वेक्षण करके पता लगाओ कि कितने बच्चों को गोंद की आवश्यकता, वो तो यहां से पता लग जाएगा ना भाई। ये तो ऑप्शन दोनों हो गए ना, किस भाई हमें गोंद की आवश्यकता है, किसको नहीं, किसको है, लेकिन कितना गोंद किसने यूज किया इसके थोड़ी काम हो जाएगा, वो तो इसी से होगा ना। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए ऑप्शन प्रयोग किए जा रहे हैं अदर वाले कि किसको गोंद चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या पता करना है कि कितना गोंद लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। भगवंती, टिल्लू मेरा साथी है। एक और सवाल, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया हो जिस पर दाईं ओर से के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, ये हर पेपर में सवाल आ रहा है और ये आसान भी है। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हाई अड्डे के बीच की दूरी 16.7 सेंटीमीटर हो तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी, ये आपको बताना है। हाँ हाँ, अब कोई होते हैं ना, बिल्लू भी तो होते हैं, टिल्लू थोड़ी होते हैं, क्या करें। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अब देखते 1 सेंटीमीटर में कितना है भाई, आपने कहा 1 सेंटीमीटर की है 950 मीटर, उसने बोला 16, जब 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है तो 16.7 किसके बराबर होगा, आप इसमें 950 की गुणा कर दो। अब दशमलव से दशमलव काट देते हैं तो क्या होगा, 167 में 95 की गुणा कर दो, बस सीधा ये सवाल है। कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से करके बताओ, गुणा और मुझसे इनाम पाओ। कौन करेगा सबसे फास्ट, हालांकि यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, गौरव, श्रीराम और राजेश, बहुत सारे व्यक्ति हैं, भगवंती, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, ऋषु। तो क्या होगा भाई, गुणा कर लेना, गुणा कर लोगे, मैं ही करके बताऊं, इसको तो कर सकते हो ना आप, चलो मैं बता देता हूं, है ना। तो 15,865 होना चाहिए इसका मल्टीप्लाई कर लेना बाद में आप। 15,800 आया, अब क्या करें, उसने बोला भाई 15.8, तो अब क्या करें, उसने बोला लगभग कितना। देखो यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट पर दिया हुआ है, मतलब एक एक पॉइंट पर उत्तर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई आप सवाल में कौन सा आंसर करें, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल 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 पॉइंट पर दिया है। तो समझ लेना ये 15 पॉइंट जब इसमें 1000 का डिवाइड करोगे आप तो ये होगा 15.865। और अब जानते हैं कि अगर इस संख्या पर एक 5 से या 5 से बड़ी संख्या है तो इधर एक बढ़ जाता है ना, तो ये आंसर 15.9 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है 15.9 जहां की 15.8। तो ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करना होगा यहां पर, क्योंकि एक एक पॉइंट पर बात है। हाँ 15.865 सही कहा नायब जी आपने, 15.8565। तो जब आप दशमलव का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो अगर किसी अंक पर आगे दशमलव 5 या 5 से बड़ी संख्या तो लेफ्ट हैंड की तरफ एक बढ़ जाता है, इसलिए वो डी ऑप्शन का आपको चुनाव करना होगा और आपने सही चुनाव किया, बहुत ही बढ़िया जवाब है, राइट ऑप्शन है आपका एकदम सही, 15.9। एक और सवाल,
यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले से होकर आपको नहीं गुजरेंगे। आप किससे नहीं गुजरेंगे, आप समझना ध्यान से। अगर आप कहां जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहां से, सबसे छोटे मार्ग द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो अब इसका जवाब आपको देना, समझ लेना कौन सा प्रदेश जो है वो नहीं पड़ेगा बीच में। तो ये नक्शे का सवाल है और इस नक्शे कदम पर आप चलोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब गलत नहीं होगा। बस सवाल बताने की कोशिश करेंगे और आपको मैप अगर पढ़ते हो, मैप के 2 सवाल आ गए इसमें भाई, है ना, ये मैप के 2 सवाल आ गए ना, तो ये मैप के 2 सवाल आपको मिले हैं तो भाई देखेंगे। अब पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैप नहीं पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो चलो मैप को देख लेते हैं और जानते हैं आपका सवाल हमें किस तरह से मिलता है। हालांकि कुछ मेरे साथी इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आपका जवाब अच्छे से मिलेगा। चलो समझ लेते हैं, देखिए, और यहां पर जवाब क्या मिल रहे हैं आपका एक बार देख लेते हैं। और यहां पर ऑप्शन तो आपके मिले हैं, ए ऑप्शन मिल रहा है यानी पंजाब। चलो देख लेते हैं पंजाब है कि महाराष्ट्र है कि कोलकाता, ये अभी आप बताएंगे। लाइक करते रहो भाई, कंजूसी ना करो, लाइक में देख लेते हैं। देखो हमें कहां जाना है, हमें कहां जाना है, पटना से चंडीगढ़। अब पटना कहां होता है, बिहार में। अब बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार कहां है भैया, आप कहेंगे बिहार ये रहा। अब जब बिहार जाएंगे और बिहार से आपको कहां, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहां पड़ता है भैया, चलो अब पंजाब चंडीगढ़ यहां पर आ जाओ, दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करें, जब आप चंडीगढ़ से चले तो आपको क्या पड़ा, तो पंजाब तो पीछे रह गया भाई। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, चंडीगढ़ से आप चलेंगे तो भाई ये हरियाणा से चले आप, पंजाब तो पीछे छूट गया ना, दिल्ली आया तो ये जो यहां पर आ गया, बात समझ रहे हो ना। अगर आप सीधे चलेंगे बिहार की तरफ तो आपको क्या नहीं मिला, आपको पंजाब नहीं मिला। हरियाणा में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, लेकिन पंजाब पीछे छूट जाएगा। इज दैट क्लियर। इसलिए राइट ऑप्शन पंजाब है। बहुत ही सिंपल जवाब था और आपने इसको बहुत खूबसूरती से निभाया, एकदम सही जवाब दिया है आपने। 22 का डी नहीं होगा पूजा, दैट इज भाई बिहार होते यूपी तो जाना पड़ेगा, यूपी और बिहार की बाउंड्री तो लगी है। अब जब आपको पंजाब जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, दिल्ली से आप जाएंगे हरियाणा, उसके बाद आएगा पंजाब। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज पंजाब, एकदम सही जवाब। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों का जवाब मिलता है, पंजाब हम लगा देते निशान। तो मैप को पढ़ना जरूरी है, पेपर में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक में ही। चलो, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरे की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक पहुंच जाती हैं, जब तक कि वो भूतल तक ना पहुंचे, वो जब चलती रहती हैं। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष को राजस्थानी ओक कहते हैं। आप जानते हैं ना, रेगिस्तानी ओक बोलते हैं ना इसको, तो रेगिस्तानी ओक है। अब ये रेगिस्तानी ओक में टफ है नहीं, तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको कहानी बतानी है। अगर मैं आपसे राजस्थानी ओक के बारे में बात करूं तो शायद आपको पता होगा कि पहले उसके समझ लेते हैं। ये राजस्थानी ओक है, जिसकी खूबसूरती क्या है कि ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात समझ में आ गई ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आबू धाबी में नहीं पाया जाता। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है, कमरे की ऊंचाई के बराबर। 10 फीट के कमरे होते हैं, 10-11 फीट के। बहुत कम पत्ते होते हैं, इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं और ये पानी जमीन से खींचकर अपने तने में इकट्ठा करता है। जब स्थानीय लोगों को पानी की प्यास लगती है तो वो उसके तने से पानी निकालकर पाइप डालकर पी लेते हैं। ये इसकी पूरी कहानी है ना। तो इसकी कहानी को यहां समझते हैं और जानते हैं और आपका जवाब मिल जाएगा। तो मतलब क्या, वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के बराबर, कमरे के बराबर है, सही कर दें। इसकी जड़ें नीचे जमीन तक जाती जब तक भूतल तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल सही बात है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, यह भी सही बात है। यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए इसको गलत कर दें। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या, ABC। तो मैं ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं अगर आप कहें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा ना। क्या बात है। तो अगर आपको एक एक पॉइंट पता है तो भला कौन आपको मना करेगा कि आपके सवाल अच्छा नहीं होगा। एकदम बढ़िया है ना। चलिए, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम बढ़िया है। और ऐसे ही अपने जवाबों को बढ़ाते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक और सवाल की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं आपके साथ, तो बढ़ते हैं। लाइक बड़े कम है भाई, आज इतने कम लाइक क्यों है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं क्या हुआ है इस बात को। एक और सवाल, ग्रेग जॉन मेंडल था उनका नाम, एक मॉन्क है, मॉन्क मीन्स मुनि, जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ में बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटी जिसे मेंडल ने अपनी प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, या पौधों का लंबा या नाटा होना। आपको बता दें, ग्रेग जॉन मेंडल साहब ने जो उन्हें अनुवांशिकता का पितामह भी कहा जाता है, शायद आप जानते होंगे। तो भाई यहां पर जो है उन्होंने कुछ पौधे पर कार्य किया था, मटर के लंबे पौधे
और मटर के बौने पौधे, इन पर उन्होंने काम किया था। जब इन दोनों को इन्होंने मिलाया तो यहाँ पर कुछ संकरित पौधों ने जन्म लिया था। जैसे ये संकरित हुए, ये संकरित हुए, संकरित, जब संकरित पौधे आपस में मिले तो इसमें क्या 4:1 की रेशो में, 3:1 की रेशो में पैदा हुए पौधे, कि 3 पौधे लंबे थे, 1 बौना था, इसी तरह से चला। तो उन्होंने इसमें किस गुण को नहीं पाया था, ये शायद आप जानते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? 24 का भी बिल्कुल सही जवाब लग रहा है मुझे आप लोगों का। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, फील आ रहा है? क्यों? क्योंकि बीजों का हरा पीला होना बिल्कुल सही बात है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है, तो वो क्या था, ये उन्होंने नहीं मेजर किया था। उन्होंने सिर्फ पौधों को लंबा और नाटा मेजर किया था, कलर मेजर नहीं किया था। इसलिए मैंने आपको डिटेल में भी बताया कि अगली पीढ़ी में पौधों के बीजों का नया रंग नहीं जांचा था उन्होंने जांचा था कि अगली पीढ़ी में जो पौधे पैदा हो रहे हैं वो लंबे और नाटे पैदा हो रहे हैं, है ना, पौधे छोटे और बड़े। तो राइट ऑप्शन क्या है? हाँ, बढ़िया, एकदम सही कहा आपने, ऑस्ट्रिया में किया था। तो राइट ऑप्शन समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो राइट ऑप्शन बी होगा। इस पर काम नहीं किया था, बीजों का खुदरा चिकना होना उन्होंने देखा था, पौधों का लंबा नाटा होना, ये एकदम सही जवाब है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? ये कल भी प्रश्न था लेकिन वहां ऐप का नाम नहीं था, अभी हम ऐप का नाम भी रख रहे हैं और आपका आंसर मिलना चाहिए क्या, कि ऐसी कौन सी विशेषता है जहां पर आप बिना बोले संचार यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोग समझ भी लेते हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे आपका जवाब। यहां पर भी आपका जवाब क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 25 का एक वर्चुअल बैकग्राउंड। बहुत बढ़िया, वर्चुअल बैकग्राउंड गौरव ने यूज किया, इसलिए कह रहे हैं कि पीछे की सब चीजें ढक जाती है, लेकिन पीछे की चीज ढकने से कम्युनिकेशन कैसे होगा? गौरव क्या कर रहे हो? देखो इधर देखो, अब समझ में आ जाएगा। हेलो बाबू, हेलो सोना, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, ओके। गुस्सा कर दिया? नहीं, अब दोनों में प्यार हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये जो कहानी है ये समझ गए, इसमें किसी ने कुछ बोला मेरे अलावा? अब सब चीजों को समझ रहे हैं ना? इसमें क्या हुआ जी, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैंने बोला, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप इन सबकी फीलिंग समझ रहे हैं ना श्रीराम? तो इसका मतलब क्या है? ये है आपका हाँ GIF। आप किसी भी माध्यम से बात करना, मोबाइल पर चाहे जूम पर, आप कुछ भेजना चाहें तो यू कैन शेयर इमोजीज, यू कैन शेयर GIFs, जिसके थ्रू आप बिना बोले अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं एक सिंपल क्लिक के साथ। इसी को कहते हैं चैट में GIF। क्लियर है बात? समझ में आ गई? हाँ, अभी पकड़े हैं आप, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। सवाल अच्छा था, ये भी आया है। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, एक दूसरे देश को विद्यार्थी है, उसमें सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, उसमें शामिल हुआ। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के देने के लिए बोलना, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा करने के लिए कहना, पक्षपात और रूढ़िवादियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, यह समझने के लिए कि अन्य संस्कृति किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो अब आप मुझे बताएंगे जवाब क्या होगा? इतना बढ़िया, कौन और EVS पढ़ाएगा आपके अलावा? फोटो के साथ हिल, हेलो, गुस्सा, फिर प्यार। बस श्रीराम यही कोशिश करता हूं कि आपको बस चीजें समझ में आ जाए, भूले ना। थैंक यू श्रीराम आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। तो बात समझ में आ रही है? देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? देखो, आप यहां पर पहला ऑप्शन, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपना दृष्टिकोण देने के लिए आप नहीं कहेंगे, क्योंकि हमेशा हमें अपनी घर की चीजें अच्छी लगती हैं, दूसरों की नहीं। तो अगर मैं संस्कृति के बारे में बात करता हूं, मैं अपनी संस्कृति को हमेशा बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा, दूसरे की संस्कृति को नहीं बताऊंगा। ये इन हाउस भी और आउट हाउस भी है, तो ये तो गलत होगा। और अगर आपने ये दे भी दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी संस्कृति से तुम्हारी संस्कृति बेटर है, इवन देन आदिवासी भी नहीं बोलेंगे कि हमारी संस्कृति खराब है तुम्हारी अच्छी है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। पक्षपात रूढ़ियों को कम करने के लिए विविधता को महत्व देना, देखो ये नहीं होगा। पक्षपात रूढ़ियों को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप बच्चों को बातचीत करने का मौका देंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो रूढ़िवादियों को नहीं समझते हैं। अरे समझो, देश को जवानों हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। तो आप क्या करेंगे? बच्चों में बातचीत करना और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, जब स्कूल में बच्चे रहेंगे तो वो मेलजोल को बढ़ाएंगे, ऑप्शन सही है। लेकिन प्रश्न क्या था कि आप विभिन्न अवसर पर संस्कृतियों की प्रथाओं पर, अब आपको संस्कृति की प्रथा चर्चा करनी है, तो यहां पर कोई संस्कृति का जिक्र नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए विविधता को महत्व देना। यानी हमारी कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, हमारे लिए सब बराबर है, समावेशी शिक्षण है, रूढ़ियों को खत्म करो। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। यानी इसका आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं,
नहीं, बी नहीं, सी। ये विद्यार्थियों में बातचीत, आप बहुत जल्दी घूम जाते हो। विद्यार्थियों में बातचीत ये सही है, लेकिन बात पारस्परिक मेल बढ़ाने का है, उससे उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। लेकिन सवाल का कहता है, सवाल कहता है कि हमें संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करनी है। तो यहां पर इसमें कोई भी चीज, सारे ऑप्शन सही हैं। ये भी सही होता अगर संस्कृति वर्ड ना होता, लेकिन संस्कृति वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा, हम उसको ऑप्शन नंबर 3 में भेज देंगे, क्योंकि हर किसी संस्कृति की अपनी अलग प्रथा होती है, अपनी अलग जवाब होते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या कहेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, एकदम सही जवाब है। ठीक है ना? आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें, चलो तो देख लेते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। नई दिल्ली से चली, मुरादाबाद होती हुई लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ये ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या होगी? देखो, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, ये आप तो, हाँ जी, तो बात समझ में आएगी। और आप सभी जानते हैं क्या मतलब है इसका? मतलब है कि आप कहेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है पता नहीं, डिस्टेंस पता है 504 किलोमीटर है, 504, और टाइम लगा 7 घंटे। इसको डिवाइड कर दें तो 7 5 7 6 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, 72। तो यानी स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, तो आप बताओ, ये तो किलोमीटर में उसने पूछा, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 की गुणा करके, 18 चौक 72, 5 चौके 20, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी मैं जो शाम को पेडागोगी पढ़ा रहा हूं, शाम को 7:30 बजे से पेडागोगी, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब मैं पेडागोगी खत्म करने के बाद ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी, तो क्या मैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर शुरू कर दूं? मैथ्स के जो ऑनलाइन पेपर होते, क्योंकि जो मैंने वो पहले पढ़ाए थे 2 महीने पहले, वो लोगों ने ज्यादा नहीं देख पाए, बहुत सारे नए बच्चे समझ नहीं पाए हैं। तो मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर शुरू कर दूं, एक बार महा रिविजन हो जाएगा मैथमेटिक्स का, अगर आप कहेंगे तो। इवनिंग में 7:30 बजे जो मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि पेडागोगी खत्म हो जाएगी 4-5 दिन में। पेपर 1, हाँ पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश तो उस समय नहीं, इंग्लिश दूसरे साल पर शुरू करेंगे। तो सब तैयार हैं? चलिए, हाँ पेपर 1 ओके। चलिए, तो आपकी इजाजत का ही मैं इंतजार कर रहा था। पेपर 1 कर दूंगा 7:30 से। तो इस वीक तो मैं पेडागोगी पढ़ाऊंगा लगभग, और अब मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा पेडागोगी में, लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, और लगभग 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, फिर प्रीवियस ईयर शुरू कर देंगे। ठीक है ना? इवनिंग में, मॉर्निंग में तो नहीं होगा, इवनिंग में तो ईवीएस चलेगा ना। सेकंड पेपर पढ़ा, फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़ाऊंगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। चलो, आपकी इन्हीं बातों का मुझे इंतजार था। सवाल पढ़ते हैं आगे। इनमें से मिलान कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा है, इसमें मिलान कर दो। कीट यानी इंसेक्ट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू। इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इनमें से आपको मैच करना है, टर्टल, कॉकरोच, बैट या आउल। तो ये क्या है? अब सब जानते हैं कीट क्या है। अच्छा, कीट की बात क्या होती है? कीट के लगभग 3 जोड़ी टांग होती हैं मैक्सिमम। हाँ 110 हो गए, बिल्कुल गौरव, ये सब आप लोगों का सुन लिया। ऋषि, मैंने इंग्लिश की बात करी, इंग्लिश में शुरू करूंगा थोड़ा सा रुक के, दूसरे टाइम पर, उस टाइम पर नहीं करूंगा इंग्लिश, उस समय ऑलरेडी पढ़ाते हैं लोग। 500, हाँ वही कह रहा, अरे वही कह रहे हैं भाई, मैं वही कर रहा हूँ श्रीराम, पहले उनको खत्म करूंगा। श्रीराम जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने ये तो कहा पहले उन क्वेश्चन को खत्म करूंगा, अगले हफ्ते फिर शुरू करूंगा। ठीक है ना? डोंट वरी, इंग्लिश भी कराऊंगा, डोंट वरी। इंग्लिश बहुत सारे लोग करा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं इंग्लिश में आ रहा हूं। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? कीट। कीट क्या होते हैं? ऐसे प्रजाति, ऐसे जीव जो अधिकतर जमीन पर रहते हैं और जहां भी रहते हैं उनके कम से कम 3 जोड़ी टांग की। कीट की सबसे अच्छी पहचान है उसके पास 3 जोड़ी टांग या 4 जोड़ी टांग, नहीं 3 जोड़ी टांग, और उसको 2 पंख होंगे। ये हमेशा कीट की पहचान है। तो कीट क्या है? कॉकरोच। लगा दे कीट को कॉकरोच। पक्षी तो आपको दिख रहा होगा, इसमें से उल्लू पक्षी है। सरीसृप क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं और उनका जो धड़ है, जो सीना, वो धरती पर लग जाता है जब वो चलते हैं, तो उसको बोलते हैं सरीसृप। इनमें कौन सा आता? कछुआ। स्तनधारी कौन से होते हैं? जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी जो उड़ता भी है और बच्चों को दूध पिलाता है, इसको बोलते हैं चमगादड़। तो अब समझ में आ गया होगा ऑप्शन क्या है। कि अगर मैं बात करता हूं ए का, तो ए का कीट कौन सा? कॉकरोच है, सेकंड है, तो ए का सेकंड। बी का पक्षी उल्लू 4। अब ए का सेकंड, बी का 4, आपको ये मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, सही। आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल की बात करते हैं और समझते हैं एक और प्रश्न क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है एक और प्रश्न, देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में इनमें से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। याद रखिएगा, सबसे कम वैल्यूबल होगा। कल एक प्रश्न था इसमें ऋतु पर भी, उसमें था सबसे अधिक होगा, इसमें कम पूछा है, ऑप्शन भी चेंज है। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार परिवर्तन देखे जाएंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि ये कम प्रभावी है जी? सब सवाल क्या है, सबसे कम प्रासंगिक, सबसे कम रिलेट करेगा, सवाल ये है। चलो उसको देखेंगे बाद में। विद्यार्थियों को टोपी, एक बरसाती और स्वेटर दिखाकर पूछना कि इन्हें किन सा प्रयोग किया है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बच्चे बताएंगे इस ऋतु में हमारा कौन सा हमने चीज पहनी थी। ये बच्चों को ऋतु परिवर्तन के मतलब को समझाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। विद्यार्थियों ग्रीष्मकालीन झाड़ियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और इन्हें करने के कारण उनको सूचीबद्ध करने के लिए कहना। ये झाड़ियां तो नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ वर्ड होना चाहिए, मैं गलती से लिख दिया, शायद मैंने इसमें कुछ और होगा, है ना। ये छुट्टी होना चाहिए, माफ करिएगा, ये छुट्टी कर लीजिएगा भाई, ये चेंज गलती से टाइप हो गया शायद। क्या था और कहाँ गए, हाँ छुट्टी, ये छुट्टी है। तो विद्यार्थी को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उनके करने के कारण को सूचीबद्ध करना, बिल्कुल सही बात है। ग्रीष्मकालीन मौसम की बात हो रही है कि गर्मी में वो क्या क्या करते हैं, वो बोलेंगे सर हम तो वाटर पार्क में नहाने गए थे, हम वहां घूमने गए थे, हरियाली थी, वहां ठंड थी, उन सब के बारे में वो बताएंगे। विद्यार्थी से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल अधिक गर्म ठंडा महसूस करते हैं, नहीं, तो ये भी ऋतु परिवर्तन हो गया। लेकिन ये सबसे वर्स्ट होगा, सबसे बेकार होगा कि आप विद्यार्थी को सैर पर ले जाओ, ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन उनसे ये पूछना, सैर पर ले गए और उनसे सैर पर ले जाकर पूछ रहे हो कि पौधों में आने वाली ऋतु में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। बच्चों को आप पौधों को दिखा नहीं रहे हैं और पूछ रहे हैं कि परिवर्तन कैसे होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका कम प्रासंगिक होगा, क्योंकि आप बच्चों से पूछ रहे हैं। आप बच्चों को सैर पर तो ले गए, लेकिन सैर दूसरी है, क्वेश्चन दूसरा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब बच्चों को सैर पर ले जाना बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए ईवीएस में, लेकिन वो प्रश्न भी तो उससे प्रासंगिक होना चाहिए ना। आप लेकर सैर पर गए, आप ये पूछ रहे हैं अच्छा बताओ भाई कि जो पेड़ों में कैसे चेंज हो जाएंगे जब मौसम बदलेगा, तो बच्चों के लिए प्रासंगिक कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कम प्रासंगिक जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सब प्रासंगिक हैं, कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। एक और सवाल देखते हैं, ये रिलीवेंट होंगे, वो नॉन रिलीवेंट होगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रह को प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शिक्षक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्र की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग का क्या लाभ है। यानी आपकी किताब में तो दिया है मानचित्र में, लेकिन वो इसका प्रयोग दिखा रही है, इसका यूज क्या है। सवाल समझेंगे, कोई बात नहीं है, जब भी तो समझ में आएगा आपको, तभी समझ में आएगा चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने नायब जी, संस्कृत की पेडागोजी करवाइए, वो तो शायद अमित सर करा रहे हैं ना, मैं देख लेता हूं, बात करता हूं मैं सर से। तो विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलवाने में सहायक होता है। क्या ये सही बात है? अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या ये सही बात है? हमें उम्मीद है कि आपका जवाब इस प्रश्न के लिए, लास्ट प्रश्न है, गलती कम से कम करेंगे, उसका जवाब देके जाएंगे, क्यों अंत भला तो सब भला, ऐसे कहते ना। तो देखेंगे यह पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद, देखो आपने नया प्रैक्टिकल किया, बच्चे ने पहले वाला सीखा कि नहीं सीखा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा प्रैक्टिकल आपके लिए यूनिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझाने में मदद करेगा। यानी भूदृश्य की मैं बात करूं या इसको भूदृश्य, इसको भूदृश्य समझना, हाँ, तो ये विद्यार्थी को भूदृश्य, यानी जो भूदृश्य का मतलब क्या होता है, भूमि के दृश्यों को समझाने में मदद करेगा। अब देखो पृथ्वी पर पहले को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करके कंप्यूटर प्रोग्राम, अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम को दिखाएगी तो उसमें उपग्रह के से प्राप्त चित्र, यानी उस उपग्रह की सतह कैसी है, उस पर किस तरह के विजुअल, भाई हम वहां चले तो है नहीं, जब भी कोई यहां से नासा से या कहीं भी ऊपर जाते हैं, मंगलयान पर गए, चंद्रमा पे गए हैं, तो वहां के क्या मिलते हैं, हमें सिर्फ भूदृश्य मिलते हैं, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि वहां की जमीन की सतह कैसी है। ये तो मानते हैं आप, हाँ के ना, इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, और जो आपने कहा एकदम सही है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी लगा दें। तो भाई यहां पर आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, कैसा लगा, इंग्लिश में भी लिखा है यहां पर, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों ये काम तो करना ना भूलें, बिल्कुल भी, है ना, काम ये करना ना भूलें। क्या है क्वेश्चन 20, अभी बताऊंगा नायब जी,
सब, हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चीजों को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे तो बात अच्छी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आपको आता है। और आपको बता दें, शाम को 7:30 पर अभी मैं मैथा पैटागोगी का संग्राम ले रहा हूं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, जैसे श्रीराम ने कहा कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर से जुड़े हैं, तो आप उनको 7:30 अगर पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पेपर में मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, शाम सुबह 10:30 पर आप सीडीबी के क्वेश्चन कामनी मैम से पढ़ सकते हैं। आप शाम को 5 बजे हिंदी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पेपर मैडम करा रही हैं, आप 5 बजे हिंदी की कक्षा में जुड़ सकते हैं और साथ में 7:30 बजे मेरी और सुबह 6 AM में आपको ईवीएस की क्लास लेता ही हूं। तो पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दी, जुड़ें और आनंद उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी करके मत जाइएगा, क्योंकि लाइक में पैसा नहीं लगता, लेकिन टीचर को एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें।